हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इन कॉमर्स वंस अगेन। आई होप आपको पिछली क्लासेस की नेशनल इनकम के सारे टॉपिक्स धीरे धीरे क्लियर हो गए होंगे सारे। तो पिछले कुछ क्लासेस में जैसे मैंने आपको न्यूमेरिकल के कुछ पार्ट, डेप्रिसिएशन, नेट टैक्सेस और नेट फैट इनकम फ्रॉम अब्रॉड के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस किया था और कहा था कि अगली क्लास के अंदर हम कुछ मेथड्स पढ़ेंगे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड्स हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, यानी जिसको वैल्यू एडेड मेथड बोलेंगे, जो प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को। इनकम मेथड में हम सभी लोगों की, देश में जितने भी लोग हैं उन सबकी इनकम को, खासकर फैक्टर इनकम को ऐड करके हम नेशनल इनकम निकालते हैं। और एक्सपेंडिचर मेथड से हम जितने भी सेक्टर्स हैं उन सबके खर्चों को ऐड करते हैं, एक्सपेंडिचर को ऐड करते हैं और देश की इनकम निकालते हैं। ये तो हमने पढ़ा था, प्रोडक्शन से इनकम आते हैं, इनकम से खर्च होता है। ये तो हमने 3 फेसेस सर्कुलर फ्लो में पढ़े थे। तो तीनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, प्रोडक्शन मेथड से भी, इनकम मेथड से भी, एक्सपेंडिचर मेथड से भी। और कमाल की बात यह है कि तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। ओके, किसी मेथड से आप कर लो, आंसर विल बी सेम। सो अब हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके अंदर वैल्यू एडिड मेथड। पहला वैल्यू एडिड या प्रोडक्शन मेथड होता क्या है? देखो, वैल्यू एडिड का मतलब होता है वैल्यू में एडिशन होना। अगर किसी चीज की प्रोडक्शन करते हुए उसकी वैल्यू बढ़ जाए, उसको बोलते हैं वैल्यू एडिड। ओके, जैसे कि अगर हमने लकड़ी से फर्नीचर बनाया, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हुए लकड़ी की वैल्यू ऐड होगी जब वो फर्नीचर में तैयार हो गया, तो उसको बोलते हैं हम वैल्यू एडिशन। सिमिलरली लेदर था, लेदर की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जैसे वो शूज में कन्वर्ट हुआ तो वो फर्स्ट शूज बनते ही उसमें वैल्यू में एडिशन हो गया, तो वो वैल्यू एडिड हो गया। वैल्यू एडिड का मतलब होता है मनी वैल्यू ऑफ फाइनल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। ये जीडीपी में हमने चीज पढ़ी थी कि एक देश के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स ने देश के अंदर फाइनल गुड्स बनाए हैं, फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए हैं, उनकी मनी वैल्यू को ऐड कर दिया जाए तो वो वैल्यू एडिड होती है। लेकिन हमारे पास वैल्यू एडिड का मतलब होता है कि किसी की वैल्यू में एडिशन होना। तो वैल्यू एडिशन होता क्या है? हमने देखते हैं रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में एडिशन होती है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने अगर कोई से 100 रुपए की रॉ मटेरियल खरीदा, 100 रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा और उसको 150 रुपीज में फिनिश गुड्स बनाकर बेच दिए। ठीक है, ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस हुआ जिसके अंदर मेरी फैक्टर्स ने मदद की। अब मैंने 150 रुपए का सामान बेच दिया, तो ये जो 150 रुपए है ये मेरे लिए आउटपुट की वैल्यू है, यानी मैंने कितना आउटपुट आया, उसमें से मैं 100 रुपए दे दूंगा रॉ मटेरियल वाले को। बाकी जो 50 रुपए बच गए वो इन 4 फैक्टर्स, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर में ये 50 रुपए बीच में बट जाएंगे। तो 100 रुपए को 150 रुपए बनाने में इन 4 फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया है, वैल्यू में एडिशन किया है। तो हम वैल्यू एडिड जब निकालते हैं तो उसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं। ये जो हमारे पास है 150 रुपए, ये हमारे लिए है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, और ये जो 100 रुपए हैं जो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, ये हमारा कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स की कंजम्पशन। तो अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दूं तो बनता है मेरा वैल्यू एडिड। यानी कि 100 रुपए की चीज 150 में बेची, जो 50 रुपए फैक्टर्स ने मदद की वैल्यू बढ़ाने में, वही 50 रुपए हमारी वैल्यू एडिड है, जो बीच में डिफरेंस 50 रुपए निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आपको पता लगा वैल्यू एडिड निकालते कैसे हैं। अब एक एक करके पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने क्या बताया आपको? इट मीन द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, यानी कि देश के अंदर जितनी चीजें बनाई गई। ये 150 रुपए की मैंने प्रोडक्शन की बात की थी। तो जितने फाइनल गुड्स बनाए गए हैं, यानी कि जो मार्केट में कंज्यूमर्स तक बिक रहे हैं, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो बनाए गए हैं, उनकी मार्केट वैल्यू विच इज 115 इन अवर एग्जांपल, दैट इज नोन एज वैल्यू ऑफ आउटपुट। ओके, अब बात करते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। जो मैंने आपको अभी बताया, रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा था 100 रुपए का, वो मेरे लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट है। तो इट इज डिफाइंड एज एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन रॉ मटेरियल। अगर मैं रॉ मटेरियल पर कुछ खर्च करता हूं, फ्यूल पर, पेट्रोल डीजल खर्च करता हूं प्रोडक्शन करते हुए, सेमी फिनिश्ड गुड्स पे खर्च करता हूं, या कोई भी इनपुट्स खरीदता हूं फाइनल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, फाइनली उस प्रोडक्ट्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं जो भी इनपुट्स, रॉ मटेरियल, फ्यूल या सेमी फिनिश्ड गुड्स खरीदूंगा, तो दैट इज टोटल नोन एज इंटरमीडिएट कॉस्ट या इंटरमीडिएट कंजम्पशन। यानी कि टोटल जितना भी हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, फ्यूल परचेज किया डोमेस्टिक मार्केट में या देश से बाहर से कहीं से भी, यानी कि अगर इंपोर्ट भी किया है, तो वो रॉ मटेरियल का इंपोर्ट, रॉ मटेरियल का परचेज इंडिया से, देश के अंदर से कहीं से भी खरीदा हो, फ्यूल लिया हो,
वो सारा का सारा ऐड करके इंटीग्रेटेड कॉस्ट, यानी जो भी चीज यूज होती है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, वो सब ऐड करके हमारा बनता है इंटीग्रेटेड कॉस्ट। तो इट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट्स। इनपुट्स की वैल्यू है जो हमने यूज की थी या परचेज की थी गुड्स एंड सर्विसेज बनाने में, जिसमें रॉ मटेरियल आएगा, पावर आएगा, फ्यूल आएगा, ये सब आइटम जो हम रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं टोटल सेल की, अच्छा ये तो आ गई इंटरमीडिएट कॉस्ट की, तो इंटरमीडिएट कॉस्ट और वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसके डिफरेंस को बोलते हैं वैल्यू एडिड। तो वैल्यू एडिड का मतलब समझ आ गया, वैल्यू आउटपुट का मीनिंग समझ आ गया, और इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होती है भी समझ आ गई। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट। फाइनल सेल्स, अगर हम बात सेल की करते हैं तो सेल के अंदर दो टाइप की सेल आती हैं, डोमेस्टिक सेल्स भी और हम जो एक्सपोर्ट सेल्स करते हैं। और साथ ही साथ जो हम प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन है, मींस अगर कोई फार्मर अपने लिए चीज को बनाता है और खुद ही कंज्यूम कर लेता है मार्केट में बेचने के बजाय, वो भी हम अपनी सेल के अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। तो फाइनल सेल्स आर द सम ऑफ डोमेस्टिक सेल्स एंड सेल्स मेड इन अब्रॉड एंड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, सबको ऐड करके हम टोटल सेल्स निकालते हैं। अब इस मेथड को हम डिटेल में थोड़ा फॉर्मूला वाइज पढ़ते हैं। इस पूरे वैल्यू एड मेथड को कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आपको निकालना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। पहला स्टेप, वैल्यू आउटपुट का मतलब मैंने सेल बताया था, पर फिर भी अगर किसी वजह से कुछ हमारा स्टॉक नहीं बिका मतलब कोई स्टॉक बच गया, तो वो हमारा चेंज इन स्टॉक में आ जाता है, यानी कितना स्टॉक हमारा बढ़ा। तो जितना, अगर हमारे पास कोई स्टॉक ना ओपनिंग स्टॉक ना क्लोजिंग स्टॉक, कुछ भी स्टॉक नहीं है, तो इसे सेल्स को वैल्यू आउटपुट बोल देंगे। बट अगर कुछ स्टॉक में चेंज हुआ है तो उसको भी ऐड कर दो सेल्स के अंदर, तुम्हारा निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है ना। अगर सेल्स नहीं गिवन तो जितनी क्वांटिटी बेची गई है और उसकी मार्केट प्राइस कितनी है उसको मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकाल सकते हो। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं गिवन तो ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करना है, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस नहीं करना। मतलब कि आपके पास अगर शुरू में 100 यूनिट्स पड़े हुए थे और उस पीरियड के एंड में अब 130 यूनिट्स पड़े हुए हैं, तो 30 यूनिट्स जो हैं ये आपका इंक्रीज इन स्टॉक है, जितना स्टॉक बढ़ा। और इंक्रीज इन स्टॉक को ही हम चेंज इन स्टॉक की कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। अगर किसी वजह से क्लोजिंग स्टॉक कम हो जाता है, 100 से 70 रह जाता है, तो तब भी 30 यूनिट्स का चेंज हुआ है, पर उसको हम डिक्रीज इन स्टॉक बोलेंगे। और डिक्रीज इन स्टॉक में है तो चेंज स्टॉक, लेकिन वो फिगर नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक कम है, इस केस में तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, तब चेंज स्टॉक पॉजिटिव होगा। और अगर 100 से अगर हम 70 यूनिट्स पे आ जाते हैं तो यही चेंज स्टॉक आपका नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये मैंने बताया चेंज स्टॉक कैसे निकालना, हमेशा क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस करना, ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस नहीं करना। अब ये वैल्यू आउटपुट निकालने के बाद जो कि सेल्स प्लस चेंज स्टॉक करके आया, सेकंड स्टेप में हम निकालेंगे वैल्यू एडिड। वैल्यू एडिड जैसे हमने पीछे बता, वैल्यू आउटपुट में से जो हमने यहां निकाला उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया। ओके, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन पता लग गया क्या होता है, वैल्यू आउटपुट पता लग गया, इसको डिफरेंस लेके हमने निकाल लिया वैल्यू एडिड। और वैल्यू एडिड निकाला कैसे, मतलब इसमें वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए यहां हमने यूज किया था सेल्स प्लस चेंज स्टॉक को। अब ये जो वैल्यू एडिड है ना, ये सभी सेक्टर्स का है। अगर हमारे देश के अंदर 3 सेक्टर्स हैं। अच्छा, एक और बात, पहले ये जो वैल्यू एडिड है ना, इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडिड का नाम देंगे, वो भी मार्केट प्राइस पर। तो ग्रॉस वैल्यू एडिड मार्केट प्राइस मतलब जीवी एट एमपी। तो ये जो वैल्यू एड निकल के आएगा, इट इज नोन एज जीवी एट एमपी। और अगर हम अभी सभी सेक्टर्स, हमारे पास प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर है, इन तीनों सेक्टर्स के सभी के वैल्यू एडिशन को ऐड कर दें, सभी के जीवी एट एमपी को ऐड कर दें, तो हमारा निकलता है जीडीपी एट एमपी। तो हमारे पास पहला स्टेप जो है जीडीपी एट एमपी को ही निकालना है। वो निकलेगा कैसे, अगर हमारे पास सेक्टर्स नहीं है, तीनों सेक्टर्स नहीं है, क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक ही सेक्टर दे रखा है, कुछ सेक्टर्स के नाम नहीं दे रखे हैं, तो आपके पास ये जो वैल्यू एडिड है जिसको हम जीवी एट एमपी बोल रहे हैं, यही आपका जीडीपी एट एमपी बन जाएगा। अब जब जीडीपी एट एमपी निकाल लिया, अगले स्टेप में आपको निकालना है नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम का सिंबल क्या बताया था लास्ट क्लास में मैंने आपको, एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कन्वर्ट करना जो तरीका बताया था मैंने आपको, जो जीडीपी निकल के आ चुकी है, ये जीडीपी यहां लिखी, जीडीपी में से अब आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो फर्स्ट अल्फाबेट देखो, फर्स्ट वर्ड है ग्रॉस और ये है नेट। ग्रॉस को क्या करें कि नेट आ जाए, ग्रॉस में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, तो ये नेट में कन्वर्ट हो गया। सेकंड वर्ड है डोमेस्टिक।
डोमेस्टिक में क्या करें कि नेशनल बन जाए। डोमेस्टिक और नेशनल में डिफरेंस होता है एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक के अंदर हम ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तुम्हारा बन जाएगा नेशनल। और तीसरी चीज है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में क्या करें, फैक्टर कॉस्ट बन जाए। मार्केट प्राइस बड़ी होती है, उसमें से एनआईटी माइनस करेंगे, तुम्हारा निकल आएगा ये फैक्टर कॉस्ट। मींस जीडीपी एमपी में हम डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, एनआईटी माइनस करेंगे और एनएफआईए प्लस करेंगे। ओके, एनएफआईए प्लस करेंगे, तुम्हारा बन जाएगा नेशनल इनकम। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया नेशनल इनकम कन्वर्ट करने का। तो पहले आपको वैल्यू आउटपुट निकालना है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करके। सेल्स ना हो तो क्वांटिटी को मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करो, चेंज इन स्टॉक ना हो तो क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक माइनस करो। वैल्यू एडिड निकालेंगे सेकंड स्टेप में, तो वैल्यू आउटपुट जो फर्स्ट स्टेप में निकला उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस कर दो, तो निकल के आएगा आपका वैल्यू एडिड, जिसको बोलेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। एंड इफ वी ऐड जीवी एट एमपी ऑफ ऑल थ्री सेक्टर्स देन वी गेट जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से डेप्रिसिएशन, एनआईटी, एनएफआईए ये सब कुछ प्लस माइनस करके आप नेशनल इनकम में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये हमारे 3 स्टेप्स में नेशनल इनकम निकल आती है। अब आपको देखना है, अगर आपको स्टेप्स दोबारा एक बार देखें थियोरेटिकल पॉइंट से कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इन स्टेप्स के अंदर आपको लिखना है फर्स्टली वी आइडेंटिफाई द प्रोडक्शन यूनिट्स, कि देश के अंदर कौन कौन से प्रोडक्शन यूनिट्स हैं वो पहले आइडेंटिफाई करने हैं और उनको क्लासिफाई करना है अलग अलग सेक्टर्स में। कौन कौन सेक्टर्स हैं हमारे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना है और लिखना है कि अगर हमारे पास जितने भी प्रोडक्शन यूनिट्स है उसको आइडेंटिफाई करके अलग अलग 3 सेक्टर्स में ट्रांसफर कर दो, क्लासिफाई कर दो। उसके बाद इन सभी सेक्टर्स की मनी वैल्यू निकालो जो उन्होंने प्रोडक्शन की है हर एक सेक्टर की। तुम्हारा निकलेगा वैल्यू आउटपुट जो हमने फर्स्ट स्टेप में निकाला, फिर हर एक का आईसी निकालो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालो हर एक यूनिट का, हर एक सेक्टर का, और फिर वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दो तो आपका निकलेगा वैल्यू एडिड, और वैल्यू एडिड हर एक का ऐड कर दो तो आपका निकल आएगा जीवी एट एमपी और जीडीपी एट एमपी। और बाद मैंने बता ही दिया कि अगर जीडीपी एट एमपी में से आपको डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया जाए, एनआईटी माइनस कर दिया जाए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो आपका निकलता है एनवीएटएफसी, और फिर एनवीएटएफसी में अगर एनएफआईए ऐड कर दिया जाए तो आपके निकलते हैं नेशनल इनकम। ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टेप्स हैं जो आपको इसमें लिखने को पड़ सकते हैं। अब आप बात करते हैं कुछ प्रिकॉशंस की। इस पूरे वैल्यू एड मेथड के अंदर, प्रोडक्शन मेथड के अंदर कुछ सावधानियां भी बरतनी है। वो सावधानियां क्या हैं? सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना। सबसे पहली प्रिकॉशन, ओनली फाइनल गुड्स, rather the value of only final goods have to be included, intermediate goods are never included in the calculation of national income, क्योंकि फाइनल गुड्स की वैल्यू के अंदर ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूड होती है। तो अगर हम इसको दोबारा काउंट कर लेंगे तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सामने आ जाएगी। और डबल काउंटिंग क्या होती है, इसको हम अभी आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा होती क्या है। वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को भी कभी इंक्लूड नहीं करना। एक चीज एक ही साल में कितनी बार बिक जाती है, तो क्या बार बार काउंट करेंगे? नहीं, बार बार काउंट नहीं करना। आपको सिर्फ ओरिजिनली जब पहली बार चीज बनाई जाती है सिर्फ उसी बार की वैल्यू को इंक्लूड करना है। तो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि वैल्यू ऑफ दिस गुड्स हैव बीन ऑलरेडी वैल्यूएटेड इन द नेशनल इनकम दोज ईयर्स, जब ये गुड्स एक्चुअली बनाए गए थे, जब बेचे गए थे, तब ऑलरेडी इसकी वैल्यू को इंक्लूड कर चुके हैं, बार बार इंक्लूड नहीं करना। अब सोचो एक कार साल में 3 बार बिक जाती है, तो क्या हर बार काउंट करोगे? नहीं, हर बार काउंट नहीं करना। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो सेकेंड हैंड गुड्स हैं, इसमें एक चीज बता देता हूं, जो ब्रोकरेज होती है, ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, अगर सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज पर अगर कोई ब्रोकरेज लगती है, वो हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। कारण, क्योंकि इसमें तो काम हुआ है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन हुई है, मतलब कुछ ना कुछ सर्विसेज दी गई हैं, तो वो सर्विसेज देने की वजह से इनका जो कमीशन आया, जो इनकम आई है, वो सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू की ब्रोकरेज को हम इंक्लूड करेंगे इस नेशनल इनकम के अंदर। अब इलीगल गुड्स, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना, उसकी ब्रोकरेज को इंक्लूड करना है। इलीगल गुड्स यानी कि स्मगल्ड गुड्स, स्मगलिंग का काम होता है, इलीगल गुड्स की वैल्यू को भी आपने इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर कोई लीगल सेक्शन नहीं मिलती, कोई अथॉरिटी नहीं है इसको चीज को बेचने खरीदने की, और इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर ही नहीं सकते। ठीक है, एक ये प्रिकॉशन है। अगली प्रिकॉशन है, जो लेजर आइटम्स हैं, नॉन मार्केट गुड्स हैं, इज नॉट टू बी इंक्लूडेड।
बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू कीप अकाउंटेबिलिटी। इनका अकाउंट्स रखना, अकाउंटिंग रखना बहुत मुश्किल काम है। और ये जो गुड्स बनाए गए थे ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाए गए थे, इसलिए इसको हम, यानी कि नॉन मार्केट गुड्स हैं जो मार्केट में बिकने नहीं है, सिर्फ लेजर आइटम्स हैं, तो वो हम नेशनल इनकम में कभी इंक्लूड नहीं करते क्योंकि इनका मकसद प्रॉफिट कमाना था ही नहीं। ट्रांसफर पेमेंट, जो ट्रांसफर पेमेंट होती है वो भी कभी हम इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि इन ट्रांजैक्शन से कोई इनकम का फ्लो नहीं हो रहा। मैंने आपको फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम बताई थी, तो सिर्फ फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है, ट्रांसफर इनकम तो इंक्लूड करनी ही नहीं, ठीक है ना। तो ये ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं करनी, क्योंकि इसमें सिर्फ ऑनरशिप का ट्रांसफर होता है, बल्कि कोई प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का इंक्लूजन नहीं होता। तो ये आपको मैंने बताया प्रिकॉशंस क्या है वैल्यू एडिड मेथड की। तो ये आपका मीनिंग हो गया, मेथड हो गया और स्टेप्स हो गए। अब मैं आपको साथ ही साथ आज की क्लास में कुछ न्यूमेरिकल भी कराया था उसके, कि कैसे यूज करने। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, अब इसके जरा हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स देखो इसके कैसे हैं। पहला न्यूमेरिकल देखो, इसी मेथड से करेंगे, ग्रॉस वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालनी है, जीवीएट एफसी निकालने को कहा गया इसके अंदर। तो सबसे पहले हम इस मेथड से यूज करेंगे, पहले जैसे मैंने स्टेप बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, तो सेल्स कितनी है, सेल्स हमारी दे रखी है इसमें 8000। ओके, चेंज इन स्टॉक आपके पास नहीं हो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, पर यहां पे आपका गिवन है 100 रुपीज, तो हमने वो 100 रुपए यहां पे ले लिया, तो ये बन गया 8100 करोड़ रुपए। फिर निकालना है वैल्यू एडिट, और वैल्यू एडिट का निकालना फॉर्मूला बताया था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू आउटपुट आपका 8100 आ चुका है, उसमें से इंटरमीडिएट गुड्स माइनस करने हैं, इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करनी है, जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इस क्वेश्चन में 5500, आंसर आ गया 2600 करोड़। अब वैल्यू एडिट को बोलते हैं हम जीवीए एट एमपी, और आपको निकालना है क्या है, जीवी एट एफसी। तो बहुत आसान काम है, जीवी एट एफसी आपको निकालना है, तो जीवीए एट एमपी को रखा और उसमें से सिर्फ एमपी से एफसी में कन्वर्ट करना है। तो एमपी से एफसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको नेट हंड्रेड टैक्सेस माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो जीवी एट एमपी आपका 2600 करोड़ था, और नेट हंड्रेड टैक्सेस आपका अगर नहीं दे रखा होता तो मैंने बताया था इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं, पर सब्सिडीज गिवन है 200, तो आप क्या करोगे, 0 में से 200 माइनस करोगे, तो 2600 और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2800, तो आपका एनवीए जीवीएट एफसी आ गया 2800 करोड़। इसको भी यूज कर लिया। डेप्रिसिएशन का और रेंट का यूज नहीं हुआ, रेंट फैक्टर इनकम है, इसमें यूज ही नहीं होती, पर डेप्रिसिएशन होती है जब ग्रॉस से नेट निकालना हो। हाँ, अगर नेट निकालने को आ जाए ना, आपका एनवीएट एफसी निकालने को आ जाए, तो आप जीवीएट एफसी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो एनवीएट एफसी भी निकल आएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया और ये यहाँ पे करा भी हुआ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पकड़ते हैं। इसमें निकालना है एनवीएट एफसी, नेट वैल्यू एडिड फैक्टर कॉस्ट निकालनी है इस डाटा से। तो वही स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। देखते जाओ, एक एक स्टेप आपको मैं करके दिखा रहा हूं कैसे सॉल्व करना है। सेल्स गिवन है इसके अंदर 200, और चेंज इन स्टॉक भी आपको गिवन है इसमें 10, तो आंसर हो गया 210 करोड़। अब निकालना है वैल्यू एडिड, जो कि फॉर्मूला होता है वैल्यू आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करके। वैल्यू आउटपुट आपका 210 आ चुका है, और इंटरमीडिएट कॉस्ट आपको निकालनी है, वो आपकी 90 दे रखी है। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज देखो, यहां परचेज ऑफ मशीनरी दे रखी है। मैंने इस क्वेश्चन में डाला है कि मशीनरी भी परचेज की है जो प्रोडक्शन यूनिट में यूज हुई है, लेकिन कभी भी फिक्स एसेट्स की परचेज को आपने इंटरमीडिएट कॉस्ट में नहीं लेना। सर मैंने बताया था रॉ मटेरियल, फ्यूल, पावर, ऐसी चीजें जो प्रोडक्शन प्रोसेस में रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रही है, इनपुट्स की तरह यूज हो रही है, दिस इज नॉट इनपुट, दिस इज फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स को आपने इंक्लूड नहीं करना नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के लिए या इंटरमीडिएट कंजम्पशन में डालने के लिए। लेकिन यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉस्ट दे रखा है, वो 90 हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 120 करोड़। अब ये निकल आया जीवी एट एनपी, जो हम हर स्टेप में निकालना है, लेकिन यहाँ चाहिए आपको एनवी एट एफसी क्वेश्चन के अंदर। तो जीवीए एट एमपी में सबसे पहले आप ग्रॉस को नेट बनाओगे डेप्रिसिएशन माइनस करके। वीए सेम है, सिर्फ एमपी से एफसी पे आने हैं, तो एमपी से एफसी आने पे आपको नेट टैक्सेस माइनस करना पड़ेगा। तो जीवी एट एमपी इज 120 करोड़। डेप्रिसिएशन इसके अंदर देखो क्वेश्चन में नहीं है, तो डेप्रिसिएशन इज 0। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से हो सकता है, वो नहीं दे रखा। एनआईटी होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको यहां दे रखे हैं 12,
पर सब्सिडीज नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 12 माइनस 0 करना है, तो आंसर हो जाएगा 120 माइनस 12 यानी कि 108 करोड़। बाकी इसके अंदर भी आपका एक्साइज ड्यूटी हमने ऐड क्यों नहीं की? एक्साइज ड्यूटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट होता है, तो जब इनडायरेक्ट टैक्सेस दे दिया तो आपको एक्साइज ड्यूटी अलग से ऐड नहीं करनी। अगर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस की बजाय आपको जीएसटी दिया होता तो जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी दोनों ऐड कर लेते, क्योंकि दोनों इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट है। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्सेस की हेडिंग ही दे दी है तो आपको अलग से एक्साइज ड्यूटी ऐड नहीं करनी। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान वाली रखने चीजें हैं, मैंने आपको परचेज और मशीनरी दी थी वो ऐड नहीं की हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन के अंदर, क्योंकि सिर्फ रॉ मटेरियल यूज करने हैं। दूसरी चीज बताई मैंने आपको कि अगर सब्सिडीज ना हो तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से 0 माइनस कर दो। और तीसरी चीज एक्साइज ड्यूटी विच इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, अलग से एक्साइज ड्यूटी को इनडायरेक्ट टैक्सेस में इंक्लूड नहीं करना। रह गया स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग को करते हैं, तो यहां पर चेंज स्टॉक ऑलरेडी गिवन है, तो इसका भी ओपनिंग क्लोजिंग की आपको जरूरत नहीं है, तो इन दोनों की जरूरत नहीं पड़ी आपको। तो आंसर आ गया आपका 108 करोड़। यही मैंने आपको यहां पे करके दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू आउटपुट वैल्यू एडिड और एनवीएफसी निकाल दिया हमने। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहां पे ना सेल्स निकालनी है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ध्यान रखो, सेल्स निकालनी है, क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए आपके पास वैल्यू आउटपुट के लिए नहीं है। लेकिन हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक एनवीएफसी ऑलरेडी गिवन है। अब आपको याद है पिछले क्वेश्चन के अंदर हम जो निकाल रहे हैं वो जीवीएट एमपी निकालते हैं, वैल्यू एडिड को जीवीएट एमपी बोलते हैं। तो क्यों ना हम पहले जीवीएट एमपी निकाल लें कन्वर्ट करके। तो जीवीए एमपी जो हमारे पास नहीं है, आप उसको एनवीए से कन्वर्ट कर लो। ये पहला जो स्टेप है 560 का, इसको यूज करो और एनवीएफसी को जीवीएट एमपी में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करना मैंने पिछली क्लास में सिखाया था और यहां भी करा रहा हूं। सबसे पहले नेट को ग्रॉस बनाना है। अब नेट छोटा है तो नेट में डेप्रिसिएशन प्लस करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। वीए सेम है और यहां पे एफसी से एमपी पे आना है। फैक्टर कॉस्ट में क्या करें कि मार्केट प्राइस बन जाए। फैक्टर कॉस्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है मार्केट प्राइस। ये कन्वर्ट हो गया, वैल्यूज डाल दो। 560 प्लस डेप्रिसिएशन इज 60 प्लस एनआईटी। एनआईटी आपके पास अगर नहीं है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडीज माइनस करते हैं। यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखा। अगर नेट दे रखा होता तब हम सब्सिडीज माइनस नहीं करते, पर यहां पर सब्सिडीज है भी नहीं। इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको 60 दे रखी है, यहां पर आप यूज करो 60 माइनस 0, ये हो गया आपका 620 प्लस 60 680 करोड़ आपका हो गया जीवीएट एमपी। ठीक है, अब निकालना है आपको। अब ये जीवीएट एमपी जो होता है इसको हम वैल्यू एडिड बोलते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में। तो वैल्यू एडिड आपके पास जब आ चुका है तो इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये आपका 680 आ चुका है। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके पास अभी नहीं है, पर इंटरमीडिएट कॉस्ट गिवन है 1000, तो रिवर्स चल रहे हैं। इसका मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ गया प्लस करके 1680 करोड़। लास्ट स्टेप में हम वैल्यू आउटपुट का फॉर्मूला डाल देंगे जो कि है सेल्स प्लस चेंजिंग स्टॉक। अब सेल्स तो हमारे पास निकालना है, ये आ गया 1680 करोड़। सेल्स आपके पास नहीं है तो चेंजिंग स्टॉक की वैल्यू डाल दो। अब चेंजिंग स्टॉक आपको दे रखा है -30, तो यहां लिखो -30। ओके, यहां पर भी इसको एक्सपोर्ट्स यूज नहीं हुआ। अब एक्सपोर्ट्स आपका सेल्स का पार्ट होता है, तो हम जब सेल्स निकाल रहे हैं तो एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी इसमें ऐड होंगे। तो आपका ये है 1680, ये माइनस उधर जाके प्लस होगा तो 1710 करोड़ आपकी बन गई सेल्स। ठीक है ना, तो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको आगे सॉल्व करके दिया हुआ है। ये देखो 680 करोड़ आपका जीवीएट एमपी आ गया, 1680 आपका वैल्यू एडिड वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया और उसको यूज किया था सेल्स निकालने के लिए 1710 करोड़। ओके, ये आपको मैंने रिवर्स मेथड से भी, अगर आपके पास एनवीएफसी गिवन हो और सेल्स निकालना हो या आईसी निकालना हो, इसी क्वेश्चन में आईसी अगर निकालने को आ जाएगा तो आपको यहीं पे खत्म हो सकता है। इसके लिए वैल्यू आउटपुट गिवन होगा और आप माइनस करके आईसी निकाल सकते हो। सेल्स निकालना हो, चेंजिंग स्टॉक निकालना हो, आईसी निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, सबसे पहले आप जो भी चीज गिवन होगी उस फॉर्मूले को जीवीएट एमपी में कन्वर्ट कर लेना। उसके बाद जो चीज निकालनी है आपकी निकल के चली जाएगी। ओके, तो ये आपको मैंने आज की क्लास में पूरा वैल्यू एडिट का मेथड समझाया, उसके स्टेप्स, उसके प्रिकॉशंस और साथ में उसके न्यूमेरिकल्स किए। तो आज की क्लास मैंने आपको जैसे करा दिया, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कराऊंगा इनकम मेथड और साथ साथ एक्सपेंडिचर मेथड, और फिर हम शुरू करेंगे उसके जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू एडिट मेथड का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन अभी इसमें एक टॉपिक और बचा है,
वो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में डबल काउंटिंग का। डबल काउंटिंग क्या होती है वो अगली क्लास में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। सो अगर कोई डाउट लगता है, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आया या कोई पॉइंट समझ नहीं आया, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालो, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, तो स्टे कनेक्टेड विद लर्न एंड कॉमर्स। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।